हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी तैयारी चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने शुरू किया था यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, और आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं यूनिट 6 का लास्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं यूनिट 6 का लास्ट लेक्चर। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। देखो बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़े होते हैं किसी भी कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नंबर 1, टू इंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। भाई मेरे शेयर होल्डर ने मेरे पास पैसा लगाया हुआ है, तो मेरे को उनको एक अच्छी रिटर्न देनी है, उनको वापस में कुछ अच्छा पे बैक करना जरूरी है मेरे लिए। सेकंड, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। भाई इन लोगों ने जो पैसा मेरे पास लगाया हुआ है, मैं उस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करूं कि वो सेफ रहे। फिर अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना ताकि उनको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके। फिर ऑनर को, जो भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर से सॉरी, उनको वेल इन्वॉल्व करना, उनको टाइमली बताते रहना बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उनको इन्फॉर्म करते रहना। टू सेफगार्ड द एसेट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के एसेट्स हैं उनको सेव करना कि ऐसी गलत जगह इन्वेस्ट मत कर दूं कि वो पैसा ब्लॉक हो जाए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन द बिजनेस। जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। अब आता है व्हाट आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। देखो बहुत सारे एम्प्लॉय किसी भी बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं। अब बिना एम्प्लॉयज के बिजनेस चल सकता है क्या? कभी भी नहीं चल सकता। तो भाई इन एम्प्लॉयज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले टू पे देम रीजनेबल वेजेस एंड सैलरीज। भाई अपने जो एम्प्लॉयज है उनको एक अच्छी सैलरी दे, प्रॉपर वेजेस दे, ताकि उनकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके और वो एक अच्छी लाइफ जी सके। सेकंड, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। जहां पे वो काम कर रहे हैं अच्छी वर्किंग कंडीशन हो ताकि उनकी हेल्थ वगैरह अच्छे से मेंटेन रह सके। टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट सच एज हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस कवर, रिटायरमेंट बेनिफिट। अपने वर्कर्स को आप कुछ ऐसे बेनिफिट भी दे सकते हैं, रहने के लिए घर दे दे, मेडिकल फैसिलिटी दे दे, इंश्योरेंस करा दे उनका। टू विन द कॉपरेशन ऑफ वर्कर बाय क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन द बिजनेस। अपने वर्कर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करे, उन्हें कॉपरेट करे, उनकी राय मांगे कभी कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, ताकि उनको लगे कि यस हमारे भी कोई वैल्यू है, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करे। देन to recognize the workers right to participate in decision affecting their working life। भाई अपने वर्कर को आप ये रिकॉग्नाइज कराएं कि यस आपका राइट है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। यानी कि उनको परमिशन दें, अगर उनको कोई ट्रेड यूनियन बनानी है, कोई स्ट्राइक वगैरह पे जाना है, तो उनको अलाउ कर रही है। उनका राइट है कि भाई अगर कोई ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो इज देयर राइट। अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आती कंपनी की, वो स्ट्राइक करना चाहते हैं, ये उनका राइट है, तो आप उनको ये अलाउ करें। To provide adequate opportunity to the worker to develop their skill through training and education। उनको प्रॉपर फैसिलिटीज दें, टाइम टाइम उनको एजुकेशन लेने का मौका दें, उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने स्किल को और अच्छे से इनहेंस कर सके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन टू द एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो और अच्छे से काम करे, उसको लगे कि इस कंपनी में मेरी प्रमोशन के चांसेस है, थोड़ा और अच्छे से वो काम करेगा, और करना भी चाहिए। Then, अब आता है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर। भाई देखो ना, अब बिजनेसमैन का सामान कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर। बिना कंज्यूमर के उसका बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो कंज्यूमर के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1, टू प्रोड्यूस गुड्स विच मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, टेस्ट एंड विद डिफरेंट परचेजिंग पावर।
भाई आप जो सामान बना रहे हैं ना, वो सामान ऐसा होना चाहिए, अलग अलग क्लास के आपके कस्टमर हैं, कोई मिडिल क्लास का, रिच क्लास है, पुअर क्लास है, सबके लिए सामान बनाएं, सबका टेस्ट अलग अलग है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं, उनकी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग बनाएं। अब जाते हैं ना बाजार में चाय पत्ती लेने जाते हैं, कितने ब्रांड्स की चाय पत्ती होती है, तो ये बिजनेसमैन की ड्यूटी है हर तरह की वैरायटी अवेलेबल कराए, सस्ती भी, महंगी भी, मीडियोकर प्राइस की भी, हर टेस्ट की, हर प्रेफरेंस की। Then to provide good to customer at a reasonable price, फिर कस्टमर को जो आइटम प्रोवाइड कर रहे हो रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करो, महंगी नहीं बेचनी। टू प्रोवाइड prompt adequate and courteous services to the consumer, अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे। टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवनेस क्विकली, अगर अभी कोई कंप्लेंट है कस्टमर की तो उसको अच्छे से हैंडल करें। इसे देखना, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनी ने अपनी हेल्पलाइन खोली होती है, किस लिए? कि कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट है उसको फटाफट निपटारा किया जा सके। फिर टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ऐसा नहीं आपने एक बार गुड एंड सर्विस प्रोवाइड कर दी, दोबारा वो सामान मिला ही नहीं, तो रेगुलर कस्टमर को सप्लाई करते रहे। To ensure that advertisement and other statement issued by the business are truthful, अगर आप कोई ऐड कर रहे हैं तो वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको ऐसी ऐड कर दें जो कि अनएथिकल हो और उसमें कुछ आपने गलत बताया हो। जैसे कई बार ऐड आते हैं ना किसी क्रीम की, 15 दिन में गोरा बनाए, वो 15 दिन छोड़ो भैया, 50 दिन छोड़ो, 2 साल लगे रहो, 10 साल लगे रहो, गोरा नहीं होते, तो ऐड गलत है। आप ऐसी कोई ऐड मत करें। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? कोई अडल्ट्रेशन ना करे, कोई अंडरवेट ना करे, कोई चीटिंग ना करे। टू डील विद द कस्टमर पोलाइटली, कस्टमर आता है आपके पास, बड़े प्यार से उसके साथ आप डील करें। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? कस्टमर्स के लिए है। अब क्वेश्चन आता है भाई गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई डेफिनेटली आप एक कंट्री में काम कर रहे हो और उस कंट्री को आपकी गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट के लिए भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो कौन कौन सी है आइए देखते हैं। नंबर 1, जो भी गवर्नमेंट के लॉज है, नेशन के जो लॉ है, आप उनको अच्छे से फॉलो करें, कोई इलीगल एक्टिविटी मत करें, अपने टैक्स को ऑनेस्टली टाइम पर पे करें, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको करप्ट करना मत करें, अवॉइड करें। कई होता है ना रिश्वत वगैरह देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अपना काम कराने के लिए, ऐसा मत करें। टू डिस्करेज द टेंडेंसीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोली, ऐसा ना करें कि जो इकोनॉमिक पावर है कुछ हाथों में ही रह जाए, मोनोपोली हो जाए, यानी जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती चली जाए, कुछ ऐसा आपने नहीं करना। टू इनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, कोई चीटिंग नहीं, कोई अडल्ट्रेशन नहीं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग इन फॉरेन ट्रेड, देखो आज हम फॉरेन ट्रेड जब करते हैं ना, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, फेयर डीलिंग करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी फॉरेनर को चीट किया, उससे ऑर्डर कुछ और लिया, भेज कुछ और दिया, तो डेफिनेटली पता क्या बोलेगा? इंडियंस आर करप्ट, वो आपका नाम नहीं लेगा। तो आपने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो आपने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है, अपनी कंट्री को किसी के सामने डाउट नहीं दिखाना। अब आता है जनरल पब्लिक के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, पब्लिक के साथ मेरी डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिना पब्लिक की सपोर्ट के मैं अपना बिजनेस नहीं चला सकता। तो पब्लिक के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1, टू वर्क फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द लोकल एनवायरमेंट वेयर द प्लांट इज लोकेटेड, जहां मेरा बिजनेस प्लांट लगा कोशिश करूं वहां के जो लोकल एनवायरमेंट है उसको अच्छा करूं। यदि आसपास पेड़ लगा सकता हूं, वहां की जो सड़क वगैरह उसको अच्छे से मेंटेन करवा सकता हूं, तो कोशिश करूं कि वहां के एनवायरमेंट को इंप्रूव करूं। टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल कम्युनिटी थ्रू ओपनिंग डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा, वहां पे कोई अपनी डिस्पेंसरी वगैरह खुलवा दूं, कोई हॉस्पिटल खुलवा दूं, कोई स्कूल वगैरह खुलवा दूं उस लोकल कम्युनिटी के लिए, ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लोकल सराउंडिंग, कोशिश करूं मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे लोकल सराउंडिंग को इफेक्ट हो। टू टेक स्टेप अगेंस्ट एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, अगर कहीं पे कोई एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी मैं स्टेप लूं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना है, कहीं भी उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, उनका मिसयूज नहीं करना। देन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चीज है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो ताकि बहुत सारे लोगों को काम मिल सके। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टू सोसाइटी, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल कराऊं। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ वर्कर, अपने वर्कर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करूं। टू प्रिजर्व एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चर वैल्यू, जो हमारी कल्चर वैल्यूज है उनको प्रमोट भी करूं, उनको सेव भी करूं।
देन टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करूं, कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं जिसे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिले। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द जनरल पब्लिक। अब आता है हमारा अगला ग्रुप, सप्लायर। भाई सप्लायर कौन होता है? जिससे आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो अपनी कंपनी में प्रोडक्शन के लिए। अब सप्लायर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? नंबर 1, टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर। भाई जिससे आप सामान मंगवा रहे हो उसको टाइम पे पेमेंट करो। भाई अब बेचारा आपसे पेमेंट के लिए 10 चक्कर लगा रहा है, अब पेमेंट नहीं करते, कितनी गलत बात है। टाइम पे पेमेंट करो। तो असिस्ट द स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम। छोटे सप्लायर को भी ऑर्डर करो। ये नहीं बड़े बड़े सप्लायर को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, बेचारा छोटा सप्लायर वेला बैठा हुआ है, उस बेचारे के पास काम ही नहीं है। तो वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि आपने सामान मंगवा लिया फिर उसकी पेमेंट कम दी या बड़ी देर से दी, ऐसा कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करें। टू हेल्प द सप्लायर इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। अपने सप्लायर को बताएं कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, कोई क्वालिटी में कमी थी, उसको बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप इसको इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। टू कीप द सप्लायर इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्यूचर प्लान्स। जो सप्लायर है उसको फ्यूचर प्लांट्स के बारे में बताएं, ये आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लांट लगाने वाले हैं, वहां पे हमारी ये जरूरतें हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप रेडी रहो, हमें ये चीजें, ये आइटम्स आपको सप्लाई करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप उसको एडवांस में बता दोगे तो पहले से वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए थी? फॉर द सप्लायर। अब मेरे बच्चे अगला टॉपिक आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक कौन सा है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। भाई देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आज की डेट में सबसे पहली बात आती है इन्वायरमेंट क्या है? हमारे आसपास की वो सारी सराउंडिंग जो हमारे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, दैट इज अवर इन्वायरमेंट। और आप सबको पता है इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के एलिमेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं, अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग बींग्स आ जाते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आता है सर कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? सर आज की डेट में बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि आज अगर आपको अच्छी क्वालिटी का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रॉपर नहीं होगी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज वेरी सीरियस इश्यू। अब क्वेश्चन आता है कि बिजनेसमैन का क्या रोल है? भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तो समझ आया कि ठीक है इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, बढ़िया एयर क्वालिटी होनी चाहिए, बढ़िया वाटर क्वालिटी होनी चाहिए, बड़ा अच्छी चीजें हो, सारा आसपास का इन्वायरमेंट सिक्योर है, सेफ होना चाहिए। लेकिन यह बिजनेसमैन का रोल क्यों आया? भाई बिजनेसमैन का रोल इसलिए आया कि आज की डेट में जो इन्वायरमेंट हमारा डेट्रिएट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट हमारा लगातार खराब होता जा रहा है, एयर क्वालिटी डाउन होती जा रही है, वाटर क्वालिटी डाउन होती जा रही है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं यही रीजन है। भाई जंगल कटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं धुआं निकालते जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, पानी में डालते जा रहे हैं अपनी गंदगी सारी फैक्ट्रीज की, वाटर पोल्यूशन। तो डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबल है दिस फॉर द इन्वायरमेंटल डेटरेशन। जो इन्वायरमेंट के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेसमैन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए ड्यूटी बनती है इनकी कि ये इसको ठीक करें। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि आपके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करो ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। अब पोल्यूशन क्या है सर? अगर आप सबको पूछ ले व्हाट इज द पोल्यूशन, तो पोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन होती है, पोल्यूशन इज द इंजेक्शन ऑफ harmful substances into environment that changes physical, chemical and biological characteristics of air, land and water। सर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज आ जाए जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए, एयर की, लैंड की, वाटर की, हम उसे बोलते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। सर डेफिनेटली इट कॉजेज डैमेज टू इन्वायरमेंट, ह्यूमन, नेचर एंड मैन-मेड रिसोर्सेज। जब पोल्यूशन होता है वो एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है, ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को भी डैमेज करता है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। यानी जब तक हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है व्हाई नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल? सर क्यों करना है पोल्यूशन कंट्रोल? नंबर 1, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। देखो आज बहुत सारी जो हमारी डिसीजेज आ रही हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, लंग कॉम्प्लिकेशन, सर इनका कहीं ना कहीं कारण है पोल्यूशन।
कि ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ये सारी प्रॉब्लम आती जा रही है, तो इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल जरूरी है ताकि इन डिसीजेस से हम अपने को बचा सकें। बहुत सारी डिसीजेस वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, एयर बॉर्न डिसीजेज हैं, एंड दैट आर बेसिकली ड्यू टू पॉल्यूशन। तो आज अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम इन डिसीजेस से अपने को बचा सकते हैं। सेकंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। देखो आज बिजनेस जो एंटरप्राइजेस है ना, इनकी लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी अगर ये पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि होता है ना, बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑफन हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन टू द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय टॉक्सिक गैसेस, केमिकल एंड अदर वेस्ट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। कई बार होता है ना, कंपनी बहुत सारी गैसेज एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, उससे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, फिर कंपनी को उनको सारी पेमेंट करनी पड़ती है, उनकी लायबिलिटी होती है कि आपके कारण ये लोग बीमार हुए, आपको पे करना पड़ेगा। तो आज अगर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली जो रिस्क ऑफ लायबिलिटीज है वो उनकी कम हो जाएंगी। तो बिजनेसमैन इसलिए आजकल बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करें ताकि उनकी जो लायबिलिटीज है, जो रिस्क है कि उनको बाद में ये पैसे उनको देने पड़ेंगे, वो कम हो जाए। कॉस्ट सेविंग, सर पोल्यूशन कंट्रोल आल्सो हेल्प टू सेव कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया तो बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। आप देखो ना, हमें कई बार क्या होता है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेविंग, देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट सेविंग कैसे हो जाएगी कि जब आपने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस किया तो इससे बिजनेस को ऑपरेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो ना, आज बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है अपने जो भी प्लांट वगैरह लगाए होते हैं उनको साफ करने में, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को मेंटेन करने में। तो अगर हमने पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया तो सर हमारा ये बहुत सारा खर्चा बच जाएगा, हमारी कॉस्ट बच जाएगी। इंप्रूव पब्लिक इमेज, देखो जो बिजनेसमैन पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस यूज कर रहा है, कॉन्शियस है, अपना कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी ऑटोमेटिकली पब्लिक में इमेज बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो अपनी अच्छी इमेज करने के लिए भी आपको जरूरी है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस पोल्यूशन कंट्रोल जो मेजर्स है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। और फिर इसके अलावा और भी सोशल बेनिफिट है सर। पोल्यूशन कंट्रोल रिजल्ट इन मेनी अदर बेनिफिट लाइक बेटर विजिबिलिटी, जब आपकी एयर क्वालिटी अच्छी होगी विजिबिलिटी बढ़िया बनेगी, क्लीनर बिल्डिंग ज्यादा साफ रहेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन ए प्योर फॉर्म। डेफिनेटली अगर आपका पोल्यूशन नहीं होगा, बिल्डिंग आपकी साफ रहेंगी, एयर में विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, और जो आपके नेचुरल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर फॉर्म में मिलेंगे। तो दीज आर माय डियर रीजन व्हाई वी नीड द पोल्यूशन कंट्रोल। देन टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, लास्ट ऑफ द लीस्ट, सर अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, डेफिनेटली पोल्यूशन कंट्रोल इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीजेस। एयर पोल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग डिसीजेस एंड कैंसर। तो आज अगर हम चाहते हैं कि अच्छी लाइफ हम जिए तो हमें एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, इवन साउंड पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, डेफिनेटली अगर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, कोई नॉइजनेस नहीं होगी, कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ जीना तो पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आता है सर रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई बिजनेस का अब क्या रोल है, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन है ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना एनवायरमेंट के अंदर, इट इज ड्यू टू बिजनेस। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती जा रही है यही तो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो यहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बिजनेस का क्या रोल है? सो नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज should be committed to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention। देखो टॉप मैनेजमेंट का यहां बहुत बड़ा रोल है। They should be committed, वो कमिटेड होने चाहिए कि अपनी एक अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, जिनमें लोगों को बताया जाएगा कैसे अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। सेकंड, सच कमिटमेंट शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू द एंटरप्राइजेज टू ऑल डिवीजन एंड एम्प्लॉय। फिर आपका जो ये कमिटमेंट है कि हाँ भी हमने एयर पोल्यूशन को रोकना है, हमने पोल्यूशन कोई भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीजें प्रॉपर कम्युनिकेट होनी चाहिए थ्रू आउट द एंटरप्राइजेज टू ऑल डिवीजन एंड टू ऑल एम्प्लॉइज। देन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू कंट्रोल पोल्यूशन सच एज परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। आप एक अच्छी पॉलिसी बनाएं कि भैया हमने पोल्यूशन कंट्रोल करना है, इसके लिए हम बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेंगे,
साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे वेस्ट को ट्रीट करने के, भाई वी हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन। तो अपनी आप बढ़िया जो है पॉलिसी बनाए। इट शुड अबाइड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। अब गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, हम उन सबको मानेंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर मानेंगे। देन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट के बाद प्रोग्राम चलाती है ना अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप रिवर्स को, पोल्यूटेड रिवर है उसको आप क्लियर कर रहे हो, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कर रहे हो, तो आप उसमें गवर्नमेंट की हेल्प भी करेंगे। गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, नहर को साफ करना है, चलो हम भी हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट का काम आया ट्री लगाने हैं, हम भी ट्री लगाएंगे। पीरियोडिकल अप्रेजल ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम, और टाइम टू टाइम जो पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको अप्रेज करें, देखिए कि उनमें क्या प्रोग्रेस है, क्या वाकई उस तरह हमारा जो पोल्यूशन है कंट्रोल हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अरेंजिंग वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग मटेरियल विद सप्लायर, डीलर एंड कस्टमर। टाइम टू टाइम आप वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, डीलर के साथ, उनको भी बताएं कि कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, उसका बहुत बड़ा रोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। अब लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आता है बिजनेस एथिक्स। सर ये बिजनेस एथिक्स क्या है? जो वर्ड एथिक है मेरे बच्चे, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है एथोस। इसका मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म्स, मॉरल ऑफ द कम्युनिटी। तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, एथिक जो होते हैं, बिजनेस एथिक्स की हम बात करते हैं तो बिजनेस एथिक मींस मॉरल प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ बिहेवियर which should govern the moral conduct of the businessman. So बिजनेस एथिक्स क्या है? वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो रूल्स जो हमारे बिजनेसमैन के बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दैट इज माय डियर बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स दे सजेस्ट द वेज एंड मींस ऑफ रनिंग ए बिजनेस व्हिच आर मॉरली जस्टिफाइड। ये बताते हैं कि आपको कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे काम करना है, जो कि मॉरली जस्टिफाइड है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट। और क्या आपसे सोसाइटी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, जो आपके गवर्नमेंट है आपसे एक्सपेक्ट करती है मॉरल टर्म में, दैट इज माय डियर बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या है सिंपल टर्म्स में? दीज आर मॉरल प्रिंसिपल that define right and wrong behavior in the world of business। ये आपको बताते हैं कि बिजनेस में क्या चीज गलत है और क्या चीज ठीक है। बिजनेस एथिक्स आपको प्रॉपरली बताते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं बिजनेस एथिक्स के। नंबर 1, सेलिंग जेन्युइन गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। भैया एज ए बिजनेसमैन आपका एक एथिक्स है कि भैया आपने अच्छी चीज देनी है, रीजनेबल प्राइस पे देनी है। पेइंग टैक्सेस विद ऑनेस्टी, कोई चोरी नहीं करनी टैक्स की, ऑनेस्टी के साथ टैक्स देना है, टाइम पे देना है, बिजनेस एथिक्स है। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर, अपने वर्कर को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, अच्छे से डील करना है, प्रॉपर सैलरी देनी है, उनको अच्छे से इंकरेज करना है, ये भी आपका मॉरल एथिक्स बनता है, बिजनेस एथिक्स है। यूजिंग फेयर वेट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉमोडिटी, भाई ऐसा ना हो कि अंडर वेट कर दो, लिखा हुआ है 1 kg और सामान आ रहा है 950 ग्राम्स, तो ऐसा कुछ भी चीटिंग आपने नहीं करनी है। तो ये एग्जांपल है बिजनेस एथिक्स की। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? तो बिजनेस एलिमेंट एथिक्स के एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। सर जो टॉप मैनेजमेंट है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। बट डेफिनेटली कंपनी का जो एथिकल बिहेवियर है ना, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट के कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे मस्ट बी स्ट्रांगली कमिटेड टुवर्ड्स द एथिकल कंडक्ट। हाँ भाई हम कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो टॉप लेवल है ना, जो मैनेजमेंट है, अगर उन्होंने कमिट कर लिया हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, एथिकल वे से अपना बिजनेस चलाएंगे, तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज भी इंकरेज होंगे, वो भी डेडिकेटेड होंगे और अच्छे से काम करेंगे, और उनके एथिकल बिहेवियर को ये चीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। पब्लिकेशन ऑफ ए कोड, कहते हैं जो एथिक्स एंटरप्राइजेज होती है ना, नॉर्मली दे डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कोड फॉलोड बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये बताते हैं हमारा क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट आता है, पूरा लिखा जाता है कोड के बारे में कि हम कोई भी ऐसा अनएथिकल काम नहीं करेंगे, यानी कि हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, जो भी लॉज है उनको फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगी। तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है।
और वो प्रॉपर इसको पब्लिश करते हैं और पूरी कंपनी में सबको सर्कुलेट करते हैं कि दिस इज आवर कोड ऑफ कंडक्ट एंड यू हैव टू फॉलो दैट. Then establishment of compliance mechanism. So the business enterprises should establish suitable mechanism to ensure that actual action of the organization members comply with the firm's ethical standard. आपने ये चेक करना है कि जो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, क्या वाकई उस हिसाब से काम कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कुछ और था लेकिन उनका बिहेवियर कुछ और है. तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वैल्यूज एंड एथिक्स आर फॉलोड इन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कि हम कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, एथिकल और वैल्यूज हमारे हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे. तो ये आपने अच्छे से देखना है. Then involving employees at all level. सर ये भी एथिकल होता है कि employees must be involved in the process of developing ethical program as ethical policies have to be implemented by them only. भाई आपको एम्प्लॉइज को भी इन्वॉल्व करना है एथिकल प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि बिना उनके इन पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. तो आप अपना एक छोटा सा एम्प्लॉय का ग्रुप बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये एथिक्स है, हमें अपनी कंपनी में फॉलो करनी है. आप चेक कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए और एग्जामिन कीजिए कि फेयरली हम अपने उस जो हमारी एथिक्स है हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Then measuring result. Although it is very difficult to accurately measure the result of ethical program. तो कोई ethical program को exactly measure करना कि वाकई मेरी कंपनी में ethics follow हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो बिजनेस ethics मैंने बताया था, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल होता है उसको मेजर करना. लेकिन फिर भी periodically आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं कि किस लेवल तक एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है. जैसे कि अपना कुछ सामान चेक कर लिया कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, प्राइस चेक कर ली कि हम फेयर प्राइस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, टाइम ये चेक कर लिया हम टाइम पे रिटर्न भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम. तो माय डियर, इसी के साथ हमारा ये यूनिट खत्म हुआ और मेरे बच्चे आपका मिड टर्म का, सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का सॉरी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है. मेरे को लगता है 6 यूनिट तक ही आपको पेपर में आने चाहिए और पहले सारे यूनिट 1 to 6 ऑलरेडी चैप्टर हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है. आप कोई भी लेक्चर सुन सकते हैं एंड प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें और चैनल को मेरे को लगता है सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू वेरी मच.